नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली में हुए एक और श्रद्धा हत्याकांड की। इसके बाद आपको कानपुर देहात में जलकर हुई मौत का अपडेट भी देंगे। इसके बाद धामी कैबिनेट के बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की और आखिर में आपको पलामू में धारा 144 लागू होने के कारण भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है। पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने का बताया जा रहा है। निक्की लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और लेकिन उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा था और इस बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक निक्की की तरफ से 2 टूक कहा गया था कि अगर उसके साथी ने किसी दूसरी महिला से शादी की तो वो उसे फंसा देगी। माना जा रहा है कि उस दबाव के बाद ही आरोपी ने निक्की को मारने की साजिश रची और फिर उस अपराध को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है? पूरे मामले की जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाइए। एक और श्रद्धा हत्याकांड का मामला ये सामने आया है। जी देखिए योगेश, बिल्कुल दिल्ली के अंदर श्रद्धा हत्याकांड का मामला एक बार दोबारा सामने आया। जिस तरीके से पहले श्रद्धा हत्याकांड के 35 टुकड़े किए गए थे, लेकिन एक मामला और दोबारा सामने आ गया है। जिस तरीके से जो है पुलिस को एक ढाबे के अंदर से फ्रिज से एक लड़की का शव बरामद किया गया था। तो उसमें बताया जा रहा है कि उसके जो टुकड़े थे उसमें कर रखे थे, लेकिन उसके बाद में बताया गया कि जिस तरीके से जो निक्की नाम की जो लड़की थी उसमें जो है उसके अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की पूरा कोशिश की गई थी और कहा जा रहा था कि वो लिविंग उसे शिप में रह रही थी तो उसके साथ में, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो आरोपी था, उसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन निक्की का कहना था कि उसे जो है फंसाने की कोशिश की जाएगी, उसे टॉर्चर किया जाएगा, उसे जो तमाम उस पर जो है निक्की ने अपनी तरफ से जो है सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन उसका कहना था कि वो दूसरी लड़की से शादी करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह जो लड़की थी उससे शादी के लिए प्रयास किया जा रहा था कि निक्की को छोड़ के वो दूसरी लड़की के साथ जाना चाह रहा था, लेकिन निक्की ने उससे साफ तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से निक्की के साथ में रेलवे स्टेशन में उसमें रह रहा था, तो उसको देखते हुए जो है निक्की ने उससे साफ यही कहा था कि आप दूसरी लड़की से शादी करोगे तो उसे फंसाने की कोशिश जो है की जाएगी। तो लेकिन उसी के बाद में जो है तमाम उस पर जो है लड़की के जो है एक फ्रिज के अंदर जो है सबको जो है बरामद किया था। लेकिन जो आरोपी है उसका कहना था कि लड़की का जो है गला घोट के उसने हत्या की थी। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि इस तरीके के जो 35 जो टुकड़े वहां पर करे गए हैं वो टुकड़े नहीं करे थे, लेकिन जब लड़की का गला घोट के हत्या की गई थी तो उसके साथ में गाड़ी में ही था सब, ISBT के पास में जो गाड़ी में सब लेके जो है लेके घूम रहा था। लेकिन उसके बाद उसने एक फ्रिज में ले जाके एक ढाबे के अंदर जो फ्रिज था उस फ्रिज के अंदर जो है उस सब को रख दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब से फ्रिज के अंदर से पुलिस ने सबको बरामद किया था, बाबागिरी हरिदास थाने का ये मामला बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब लड़की उसके साथ में रेलवे स्टेशन उसमें रह रही थी तो उसके साथ साथ जो है फ्रिज के अंदर जब सब मिला तो पुलिस में जो है महकमे में हड़कंप मच चुका था। लेकिन उसी के बाद जैसे ही लड़की का सब बरामद किया गया तो उससे पूछताछ की गई थी आरोपी से। तो अभी आरोपी से पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है और पूछताछ में लगी हुई है। इस कांड में कौन कौन और आरोपी बताए जा रहे हैं नितिन? कौन कौन शामिल रहा? देखिए बिल्कुल अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उस आरोपी को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने जो है निक्की का जो हत्या की थी, फांसी बताई गया कि उसका जो गला घोट के जो हत्या है वो करी थी। तो उसी को देखते हुए अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, उस आरोपी तक जो है पहुँच रही है, उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस भी अभी कहीं ना कहीं कैमरों के सामने से बच रही है। जिस तरीके से मीडिया जो है सवाल जवाब भी कर रही है, अधिकारियों से बातचीत भी करने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। तो मीडिया को अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन की बात बता रही है कि अभी पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन अभी पुलिस जो है पूरे तथ्य तक पहुंचेगी। उसके जो आरोप हैं, जिस तरीके से निक्की की हत्या की गई है, जो 35 जो टुकड़े इसमें बताए जा रहे हैं कि टुकड़े करके जो फ्रिज के अंदर जो सब था उसे बरामद किया है, तो उसी को देखते हुए पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। क्योंकि पहले भी जो श्रद्धा हत्याकांड का मामला सामने आया था जिसमें जो 35 टुकड़े किए गए थे, तो उसी को देखते हुए पुलिस ने जो है दोबारा से मामला को जो है गरमाता हुआ तुल पकड़ रहा है। लेकिन उसी के बाद उसके परिवार वालों का कहना है कि जिस तरीके से निक्की उसके साथ में रह रही थी, तो उसी में जो है उससे यही कहा गया कि जब शादी करने के लिए वो मना
कर रही थी कि वो शादी ना करे दूसरी लड़की से। जो शादी करने की जो बात थी वो निक्की के साथ में ही करने चाह रहा था कि इस निक्की के साथ जो है निक्की शादी करेगी उसी के साथ, लेकिन उसका जो आरोपी है उसने साफ यही मना कर दिया कि दूसरी लड़की के साथ में वो जो है शादी करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने जो है निक्की की जो हत्या है, गला घोट के हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के गांव में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में आग लगने से एक महिला और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई थी। अब मां बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के बेटे ने बताया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हर एक भाई को 1 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी, आवासीय क्वार्टर और एक जमीन का पट्टा दिया जाएगा और मेरे पिता को आजीवन पेंशन दी जाएगी। वहीं इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा है कि कानपुर देहात की घटना दुखद है। मामले में जांच चल रही है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम दीक्षित हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राम दीक्षित, क्या कुछ अपडेट है? अब जिस तरीके से कहा जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से कि उसकी सारी मांगों को मान लिया गया है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जिस तरीके से माँ बेटी की मौत हुई थी, वहीं पर परिजनों ने साफ तौर से इनकार कर दिया था कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो अपनी जिद और पोस्टमार्टम नहीं करने को दे रहे थे। इस जिद को बनाए रहते थे और लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जारी की और प्रशासन से नाखुश नजर आ रहे थे, क्योंकि जो पूरा आरोप था प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने जो टीम गई थी उसी ने झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके कारण माँ बेटी की जिंदा जलकर मौत हुई थी। ये पूरा आरोप था प्रशासन के ऊपर, जिससे परिजन जो था, पूरा गाँव आक्रोशित था और नाराज देखा जा रहा था। वहीं ब्रजेश पाठक ने जब बीती रात परिजनों से बात की थी, मृतक का जो लड़का है उससे बात की थी, जो भी इसकी साफ सुथरी मांग है, सब साफ सुथरी मांगों को सुना था और उन मांगों को मानकर सुन लिया था, उन मांगों को सुना था, मांगों को आश्वासन दिया था कि ये पूरी जो मांगे हैं आपकी, वो आपकी मांगे पूर्ण रूप से दी जाएंगी, आप परेशान न होइएगा। ब्रजेश पाठक का कहना था कि आप परेशान न होइए, मैं भी आपके परिवार का एक बेटा हूँ और मुझे पूरी संवेदनाएं है आपके परिवार से, मैं आपके परिवार के लिए खड़ा हूँ। ये ब्रजेश पाठक ने उनसे बात की थी। तब परिजन लगातार आप जिस तरीके से नाखुश देख रहे थे, फिर उसके बाद आश्वासन मिला और ब्रजेश पाठक से वीडियो कॉल पर बात होने के बाद परिजनों को कहीं ना कहीं तसल्ली मिली। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए थे परिजन। उसके बाद परिजनों ने आज अंतिम संस्कार कराया है। गंगा घाट के कानपुर नगर के गंगा घाट में हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है माँ बेटी की सबों का। जी बिल्कुल, ये माना जाए कि आप पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है और फिलहाल वहाँ गांव की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? बिल्कुल, ये जो जिस तरीके ये घटना थी बड़ी बेहद दुखदपूर्ण घटना है, क्योंकि पूरा गांव इस घटना में रो रहा है। पूरे गांव में गमगीन का माहौल बना हुआ है। पूरे गांव में जहाँ तक कि जितने लोगों से मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया मेरे घर पे चूल्हा नहीं जला, क्योंकि किसी के घर में जवान बेटी को जिंदा जल जाना और माँ का जिंदा जल जाना बड़ी बेहद दुखदपूर्ण घटना थी, जिसके कारण पूरा गांव शोक में ग्रस्त था। लगातार परिजन आक्रोशित थे, क्योंकि प्रशासन के ऊपर आरोप था। वही प्रशासन जो सच्ची समस्याएं सुनता है, जिनकी जनता की समस्याओं को निराकरण करता है, वही प्रशासन के ऊपर ऐसा आरोप लगना, और तो फिर आप सोच सकते हैं कि गाँव वालों किस तरीके से नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इनके साथ हुआ तो गाँव वालों को लगता कहीं ना कहीं किसी के साथ हो, तो पूरा गांव एक गमगीन माहौल बना रहा था और लगातार गांव आक्रोशित था। और पूरे गांव में की बात करें, पूरे गांव में एक शोकग्रस्त माहौल बनाया गया है। पूरे गांव के लोग आज गंगा घाट पहुंचे थे। गंगा घाट में जो अंतिम मांगे परिजनों ने मांग ली थी, उसके बाद अंतिम संस्कार करवाया था। इसके बाद पूरा गांव में सब लौट आए हैं। उसी जमीन पर परिजन अभी भी बैठे हुए हैं। उसी जमीन पर गाँव के लोग आसपास से घेरे डाले हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी कानपुर नगर के मंडलायुक्त हैं और एडीजी आईजी जैसे बड़े अधिकारी गांव में अभी भी डेरे डाले हैं। पुलिस की कई तमाम थानों की फोर्स भी मौके पर अभी मौजूद है, क्योंकि हालात अभी कब्जे में है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है। जी होगी बिल्कुल, लेकिन इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि माँ बेटी का अंतिम संस्कार बिना परिजनों के इजाजत के प्रशासन ने कर दिया है। कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, जिस तरीके
तरीके की बात करें, शिवम दीक्षित जो मृतक का लड़का है, क्योंकि परिवार जो है काफी बड़ा है, परिवारों की कई तरीके की मांग है, लेकिन अहम परिवार माना जाए तो शिवम दीक्षित और उनका एक लड़का है बॉबी, और उसके बाद एक उनके जो पिता है, जो बच्चे हैं, क्योंकि बहन को जिंदा जल गई, माँ जिंदा जल गई, जो परिवार में एक बहू है, तो ये पूरा परिवार संतोष जान पड़ा। क्योंकि ब्रजेश पाठक से वीडियो कॉल पे बात होने के बाद ये लोग संतोष हुए थे, इनकी जो भी 7 मांगे थी, इनकी 7 मांगे मान ली गई थी, जो सरकार ने बताई, लेकिन 5 करोड़ रुपए की मांग थी, जिससे 1 करोड़ रुपया इनको मुआवजे की बात कह दी गई थी, और 5 एकड़ जमीन 2 सरकारी नौकरी की बात कह दी गई है, जो 24 घंटे के अंदर मुहैया कराई जाएंगी, तो तुरंत इनको सबको। तो इस तरीके से इन्होंने इनकी जो भी मांगे थी, परिवार संतुष्ट है, और परिवार ने अंतिम श्रद्धांजलि उनको दी है, और पिता को अग्नि भी दी है उन्हीं के लड़के में। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राम दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके की स्थिति फिलहाल कानपुर देहात में बनी हुई है। ये बेहद दुखद घटना घटी है जहां पर, और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की राह पर चल पड़ा है। इसके साथ ही कहा कि यूपी आयुष की धरती है। इसके बाद सीएम मनीराम सिकटौरा स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया, और इसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अखंड, जिस तरह से आज अगर गोरखपुर दौरे का जिक्र करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो क्या कुछ और उनके प्रोग्राम निर्धारित हैं आगे के? देखिए, मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम आज निर्धारित थे गोरखपुर में, और उन दोनों ही कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। एक तो ओपीडी का वहां पे और इस दरमियान उनकी एक जनसभा भी हुई। साथ में दूसरा जो गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय की जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसका दौरा भी, उसका जायजा लेने भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। तो ये दोनों ही कार्यक्रम हो चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मंदिर गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, जहाँ के वो पीठाधीश्वर भी हैं, महंत भी हैं, और बतौर महंत वो वहाँ पे रुकते हैं। तो ऐसे में एक जो मुख्यमंत्री का जो कैंप कार्यालय है, वो भी गोरखनाथ मंदिर में स्थापित है। तो वहाँ पे सुबह वो जनता दर्शन पूजन करेंगे, और दर्शन पूजन करने के बाद जो मीटिंग है, अभी शाम वाली जो मीटिंग, हाँ एक मीटिंग और है जो अधिकारियों के साथ होनी है, गोरखनाथ मंदिर में ही होनी है। तमाम जो समीक्षा बैठकें होनी है, तो उन समीक्षा बैठक करेंगे वो तमाम अधिकारियों के साथ, जो मंडल स्तर के तमाम अधिकारी हैं, और जिलों के जो अधिकारी हैं, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, और जो विकास कार्य हैं, विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा देखेंगे। और इसके अलावा जो तैयारियां चल रही हैं आने वाले समय में, जो कि होली भी है, एग्जामिनेशन भी शुरू हो रहा है कल से, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री परिचित होंगे, और उसके बाद जो ज़रूरी निर्देश हैं वो निर्देश भी देंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इश्यू रहेगा त्योहारों के मद्देनजर भी, तो ऐसे में उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कोई निर्देश जारी कर सकते हैं। अखंड, ये कहा जा सकता है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के खास तौर पर तरजीह दी गई है, और उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है, और यही वजह है कि अब एक मेडिकल कॉलेज की राह, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की राह पर यूपी के बढ़ाने की बात की जा रही है। बिल्कुल, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री ने काफी पहले ही इसको बनाया हुआ था। जब पहला कार्यकाल चल रहा था योगी सरकार का, उस दौरान ही उन्होंने तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज, तकरीबन 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस उस समय बन चुके थे, और अब जो बाकी के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो जिलों में जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं थे, उन तमाम जगहों पे या तो नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, या फिर सिविल हॉस्पिटल्स को भी या जिला अस्पतालों को ही अपग्रेड करते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम सीटें जो
MBBS और MD और MS की जो सीटें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं उत्तर प्रदेश के खाते में। तकरीबन 2000 सीटें MBBS की बढ़ चुकी हैं अब तक, तो उनकी भी पढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस मिलते जा रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके जो अंदाजा लगाया जा रहा था, जो कोरोना में जिस तरीके से देखने को मिला था, उसमें गुणोत्तर बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संसाधन है उन संसाधनों को पुख्ता करना चाहते हैं। इसके अलावा जो जन स्वास्थ्य से जुड़ी जो मसले हैं, पक्ष हैं, उनको वो दुरुस्त करना चाहते हैं। तो इसको लेके ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। तो आज यही बात उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय के जब OPD का उद्घाटन किया तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश इस रास्ते पे बढ़ चला है और ये आने वाले समय के लिए एक सुखद संकेत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अखंड प्रताप शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा रहा और ये दौरा अपने आप में कितना अहम माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड का आप जिक्र करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार की बुधवार को अहम कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 52 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव SS संधू ने कैबिनेट में आए प्रस्तावों और फैसलों की जानकारी दी है। जोशीमठ आपदा पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कैबिनेट ने जोशीमठ को लेकर कुछ अहम फैसले लिए, जिसमें जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ही 3 भाग में नीति को तैयार करने पर फैसला लिया गया है और इसके साथ ही भवनों को हालात पर CPWD निर्णय लेगा, जबकि व्यावसायिक भवनों में 5 स्लैब्स के अनुसार भुगतान होगा। हालांकि भूमि को लेकर अभी रिपोर्ट आने का इंतजार किया गया है, जो कि अगले कैबिनेट में फैसला होगा। तो कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। धामी सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि यह बैठक बेहद अहम मानी गई थी और जिस तरीके से जोशीमठ को लेकर के लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर भी निर्णय लिए गए हैं सरकार की तरफ से। और झारखंड के पलामू में 2 समुदायों में विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसके चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने के मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव और आगजनी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल पलामू के पानकी बाजार में एक समुदाय द्वारा शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाया जा रहा है और जिसे लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया है और देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव और आगजनी शुरू हो गई। और आपको बता दें कि पथराव में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। सूचना के बाद 3 पुलिस थानों की टीमें मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण किया। एहतियातन शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इसको लेकर SP CK सिन्हा ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
तो पलामू में हिंसा भड़की है। आपको बता दें कि धारा 144 लागू की गई है। तोरण द्वार बनाने को लेकर के विवाद हुआ था और दो पक्षों में विवाद हुआ और पथराव भी इस दौरान हुआ है। पलामू में हिंसा भड़की है जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश, पलामू में हिंसा भड़की है, बताया जा रहा है धारा 144 लागू कर दी गई, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और उसके लिए तोरण द्वार बनाए जा रहे थे और उसी रास्ते से कार्यक्रम होना था, लोगों का आना जाना था और इसी दौरान थोड़ी झड़प हुई है दो संप्रदाय के बीच में और इसके बाद से वहाँ का माहौल लगातार खराब होता रह गया। बाद में पुलिस बल के जवान वहाँ जरूर तैनात किए गए, लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगा। एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाने के बाद से कानून व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े होने लगे। बाद में पुलिस ने इसे काबू पाने की कोशिश की और धारा 144 लगाकर पूरे इलाके में गश्ती बढ़ा दी है, पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, बताया जा रहा है। शिवरात्रि के लिए जिस तरीके से इस द्वार का निर्माण किया जा रहा था, आखिर क्या वजह रही कि जो इस द्वार के निर्माण में बाधा पैदा हुई? देखिए, बार बार इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कुछ न कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। इस बार भी अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि उस इलाके में जब धार्मिक कार्यक्रम जब होते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं, शिवरात्रि का माहौल रहे और ऐसे में कहीं न कहीं जब शिव बारात निकालने की तैयारी चल रही थी और कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर पूरा आयोजन किया जाना था और इसी की तैयारी के दौरान इस तरह की घटना घटी है। पथराव हुए थोड़े और तोरण द्वार को लेकर के विवाद खड़ा हुआ और इसके बाद से कहीं न कहीं इलाके में थोड़ी माहौल खराब होने के बाद से धारा 144 लगाकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन राकेश, अगर हम प्रदेश का जिक्र करें तो प्रदेश में शिव बारात को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। देखिए, हमारी बात विपक्षी पार्टी से हुई है। विपक्ष जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था बार बार तोड़ा जा रहा है और साथ साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है तो कहीं न कहीं सरकार की ढीली नीति और रवैया रहा है। पुलिस प्रशासन की भी कहीं न कहीं थोड़ी चौकसी जिस तरीके से होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाते, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घटती जा रही है लगातार और पिछले कई वर्षों से इस तरह की चीजें सामने आती हुई है। लेकिन इस बार भी इस तरह की घटना घटी है जिससे कहीं न कहीं रोकने की जरूरत है और सांप्रदायिक माहौल को बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अब शिव बारात को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रदेश में राजनीतिक पारा जो है वो हाई नजर आ रहा है। देखिए, जाहिर सी बात, धार्मिक जब कार्यक्रम होता है, शिव बारात जैसे कार्यक्रम का आयोजन जब किया जाता है तब कई चीजें चलती है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि राज्य में कई ऐसी जगह है जैसे कि बाबा धाम हो, लोहरदगा का इलाका हो, देवघर का इलाका हो, साथ साथ कई ऐसे हैं जहाँ बड़ी बेहतर ढंग से तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जब भव्य आयोजन करने की तैयारी होती है तो इस तरह के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करते हैं। लेकिन इस बार बात किया तो पलामू से एक अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है, जिसको लेकर कहीं न कहीं अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, इस दौरान ये भी कहा जा रहा है राकेश कि दरअसल हेमंत सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे प्रदेश में अमन चैन को भंग कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कि सरकार के बने हुए 3 साल हुए हैं और 3 साल के दौरान कई ऐसे इलाके से खास करके लोहरदगा की चर्चा कर लें हम
रांची की बात की जाए, साथ साथ गिरिडीह के इलाके की बात की जाए, इन सारे जगहों पे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की बार बार कोशिश की जा रही थी। और ऐसे में फिर से एक बार ऐसे माहौल में जब धार्मिक आयोजन बड़ा फतेह आयोजन करने की तैयारी की जाती है, तो इस तरह के माहौल को क्रिएट करना कहीं ना कहीं एक दुखदायी बात आती है। तो विपक्षी दल होने के नाते बार बार जरूर सवाल खड़ा कर रहा है बीजेपी, और कहीं ना कहीं इस बार भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़कर तैयारी कर रही है कि क्या कुछ इसकी पूरी जांच कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश। और 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।